जब टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स में आप जाते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स नॉट अ टिपिकल ब्रिक एंड मॉडल इसमें आप शुरू करेंगे और डे वन से प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। देयर इज अ लॉन्ग जर्नी बिफोर यू विल स्टार्ट मेकिंग। फेसबुक पे एड्स आप रन करते हैं तो फेसबुक के ऊपर एड्स के ऊपर 30% टैक्स लगा दिए। जब आप इस तरह के बड़े बड़े टैक्स लगाएंगे तो बंदा फिर कहीं से तो पैसे बचाएगा। बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन नहीं की बल्कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया और फिर उसके बाद वही उसी की बनी हुई चीजें फिनिश प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की। एक शख्स जो है आज से 2 साल पहले 1 लाख रुपए कमा रहा था, तो वो 1 लाख रुपए में उस बकेट में जो कुछ वो खरीद सकता था, आज 2 साल में तकरीबन मैं समझता हूँ ऑन एन एवरेज वो जो 1 लाख में चीज आ रही थी वो अब 2 लाख में। इट्स जस्ट कि आपको अपना राइट मार्केट फिट देखते हुए अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है एंड इफ पॉसिबल थिंक ग्लोबल। ये टाइम्स आर चेंजिंग और ग्लोबलाइजेशन इज द की। एक बड़ी से बड़ी फर्म जो है ना पाकिस्तान में, बड़ी से बड़ी फर्म 300 से 400 रिटर्न करती है, तो हमारे पास एक सीजन के अंदर एक ट्रेनी जो अच्छा सीजन ट्रेनी होता है वो 1000 केसेस डील करता है। हम इस वक्त पाकिस्तान के 2 बड़े बैंक्स HBL और बैंक अल्फला दोनों की मोबाइल ऐप्स के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट सीजन यू विल सी कि हम वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक, वन ऑफ देम, उसमें भी हम होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर पॉडकास्ट में आए, आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अकबर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका स्टार्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और किस तरह से आप जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ और फिर अपनी कंपनी की तरफ आप। अच्छा, स्टार्ट हमारा जिस तरह ज़्यादातर लोगों का होता है पाकिस्तान में, हम्बल बैकग्राउंड से। आई एम फ्रॉम सक्खर, born and raised in Sakkar until intermediate. फिर came to Karachi for higher studies, pursued chartered accountancy और अल्हम्दुलिल्लाह फिर along the way chartered accountancy के बाद फिर I started working for various companies. As part of the process, did work with Deloitte for 6 years, then PIE Investments जहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ अर्से काम किया। फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम किया एंड फिर देन आई डिसाइड आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय टेक्नोलॉजी। तो यही था कि जो एक आप एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल there's so much that you can do, and plus I'm not undermining anything, but it wasn't probably aligned with my interests, so I felt that it's time for me to move to some other sector, और I decided कि टेक्नोलॉजी में, as I said, कि वो मुझे ऐसा लगा कि आप कुछ चेंज ला सकते हैं, कोई पॉजिटिव इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो आप काम कर रहे हैं। तो उससे मेरा फिर जर्नी स्टार्ट हुआ। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जब आप काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो पीआईए इन्वेस्टमेंट के बाद मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि डिलॉयट में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, फिर पीआईए इन्वेस्टमेंट में क्या कर रहा था, लेकिन उससे पहले जब पीआईए इन्वेस्टमेंट के बाद आपने अपना फर्स्ट वेंचर मेरे ख्याल से पीआईए इन्वेस्टमेंट के बाद स्टार्ट किया था, तो हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज टू टेक अ डिसीजन कि यार मुझे एक अपनी वेल एस्टैब्लिश्ड जॉब को छोड़ के अपना बिजनेस करना है और सारी चीज़ें करनी है। एज यू सेड कि इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट, क्योंकि जब आप बिगनर्स होते हैं और आपकी सैलरी बेस कम होती है तो आप अपने टाइम को और अपने जो एफर्ट्स होती हैं, कैपेबिलिटीज होती है, उसको अकॉर्डिंगली प्राइस करते हैं। इट्स ऑलवेज इन द माइंड कि आपकी जो सैलरी है वही आपकी उस वक्त की वर्थ है। तो जाहिर है कि उस वक्त एक बहुत मुश्किल था और काफ़ी प्रोफेशनल कॉलीग्स ने भी एडवाइस यही किया था कि थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग दैट। बट आई फील बेस्ट आई हैड अ गुड सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली, जिन्होंने दे स्टूड बाय मी इन दिस डिसीजन कि जी ठीक है, वॉट एवर दे कम विल स्टे विद यू, या सपोर्ट करेंगे। तो इट हैज़ बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल। और आई एग्री इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर एनी प्रोफेशनल विदाउट ड्यू सपोर्ट, बैकिंग कोई फाइनेंशियल, क्योंकि एक एज अ प्रोफेशनल देयर सो मच दैट यू कैन सेव, स्पेशली एट दिस पॉइंट इन टाइम जहाँ पर हमें डिसीजन लेना होता है। दैट वाज रियली डिफिकल्ट एंड आई थिंक इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। काफ़ी प्रोफेशनल्स को मैंने देखा है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स में आप जाते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स नॉट अ टिपिकल ब्रिक एंड मॉडल इसमें आप शुरू करेंगे और डे वन से प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। देयर अ लॉन्ग जर्नी बिफोर यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। उससे पहले बहुत ज़्यादा आपकी टाइम की और इवन पर्सन फाइनेंसेस की भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो यू राइट, इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर एवरी। बिल्कुल सही। अच्छा नॉर्मली जब आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है और इस तरह की आपकी मतलब आप समझ लें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बन जाता है, तो पाकिस्तान में उस सारी चीज़ें होने के बाद पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करना
और टेक्नोलॉजी बिजनेस। और ये व्हाट वाज द ईयर जब आपने ये इन्वेस्टो मेड स्टार्ट किया था? It was 2015. 2015। उस टाइम पे इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब पेनिट्रेशन हो रही थी एक्चुअल। अगर हम देखें तो 2016 के बाद पेनिट्रेशन आई इस चीज़ की ना, ई कॉमर्स की, इन चीज़ों की, और कोविड ने इसको एक्सेलरेट कर दिया था। तो 2015 में आई एम एज्यूमिंग कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी इन चीज़ों की, डेटा उस चीज़ की। तो व्हाट वाज द की पॉइंट, और एक्चुअली आइडिया भी बताएं कि क्या था उस टाइम, कि क्या सोच के स्टार्ट किया था, और वाई पाकिस्तान? अच्छा, एज आई सेड कि पीआई इन्वेस्टमेंट्स में जब मैं काम कर रहा था फॉर द 5-6 years दैट आई वर्कड, चूँकि मेरी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग होती थी यूएसए में, तो आई सॉ हाउ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सॉल्यूशंस चेंज देयर लाइफ। वहाँ पर उस वक्त ऊबर कह लें आप, एयरबीएनबी कह लें, इसी तरह वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से जो सॉल्यूशंस जिस तरीके से इजी, व्हेन आई वेंट देयर, बैंक अकाउंट खोले, वहाँ पर देखा कि उनकी ऐप्स के अंदर इतने सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। ब्रोकरेज के अकाउंट खोल लें आपने, म्यूचुअल फंड्स के या ईटीएफ के प्रोडक्ट्स वहाँ होते हैं, वहाँ 401k के प्लान होते हैं। तो ये तमाम चीज़ों में द वे पीपल रिस्पॉन्डेड और जिस तरीके से वो उसको इम्ब्रेस कर रहे थे टेक्नोलॉजी को, तो वो बड़ा डिफरेंट होता था। यानी जस्ट द फैक्ट कि आप जब अपना स्मार्टफोन यूज़ कर रहे होते हैं इन यूएसए और इन पाकिस्तान, तो आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। उस वक्त तो जब हम यूएसए में जाके गूगल मैप खोलते थे तो एक डिफरेंट व्यू आ रहा होता था, और पाकिस्तान में बहुत ही एक डिफरेंट कमज़ोर सा व्यू, क्योंकि स्ट्रीट व्यू उस वक्त इतना ज़्यादा रिफाइन नहीं हुआ था। तो वो तमाम चीज़ें भी रियलाइज़ कि इट्स हाई टाइम कि ये चीज़ें पाकिस्तान में आ रही हैं, एक्सेप्टेबिलिटी नज़र आना शुरू हो गई थी। और when there's anything that can change people's life, people embrace it. तो that was the reason कि I took the leap of faith, और उस पे और पाकिस्तान की वजह पर्टिकुलरली यही थी कि born and raised in पाकिस्तान, पाकिस्तान के लॉ से फेमिलियर थे, माहौल तमाम चीज़ों से फेमिलियर थे, फैमिली वाज हियर। सो दैट वाज द रीज़न कि पाकिस्तान को पिक किया, क्योंकि यहाँ पर जितनी ज़्यादा यानी कहना चाहिए चैलेंजेस और डिफ़िकल्टी होती है, उतनी अपॉर्चुनिटी भी बड़ी होती है उसको एड्रेस करने में। तो आई थॉट पाकिस्तान वाज द राइट मार्केट एट दैट टाइम। अच्छा, व्हाट वाज द आइडिया, मतलब वो जो आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, व्हाट वाज द आइडिया? उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में मार्केट साइज क्या है? इन्वेस्टोमेट वाज बेसिकली ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग पोर्टल, जिसमें कोई भी इन्वेस्टर अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स एंटर करके उसको ट्रैक कर सकता था। और अलॉन्ग द वे आइडिया यही था कि हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ मिलकर उसको वन विंडो सोल्यूशन बना देंगे। इसमें डिजिटल अकाउंट ओपनिंग प्लस इन्वेस्टमेंट्स, रिडेम्पशंस, ई ट्रांजैक्शन को इनेबल करेंगे। तो जिस वक्त हमने लॉन्च किया तो उस वक्त तो ये गाइडलाइंस भी अवेलेबल नहीं थी कि अकाउंट ऑनबोर्डिंग जो है वो डिजिटल हो सकता है या इन्वेस्टमेंट डिजिटल हो सकती है। साथ ही साथ पेमेंट गेटवे भी उस वक्त इतने ज़्यादा रिफाइंड नहीं थे, रास्त तो बिल्कुल ही नहीं था। बाकी भी जो थे पेमेंट गेटवेज, उसमें बहुत ज़्यादा बैंक्स पार्टनर नहीं थे जिसमें रिक्वेस्ट टू पे का ऑप्शन अवेलेबल हो। प्लस और बहुत सारे लीगल चैलेंजेस जो CNIC पेयरिंग और दूसरे रेगुलेटरी इश्यूज थे। तो अभी उसमें बड़ा अच्छा हमें फिर भी ट्रैक्शन मिला बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक इंडस्ट्री में एक रेपुटेशन थी। तो जो कॉर्पोरेट लेवल पे या जो प्रोफेशनल कॉलीग्स थे, दे वेलकम दी अपॉर्चुनिटी कि उनको हम एटलीस्ट प्रोफेशनली गाइड कर रहे थे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बजाय इसके कि वो जो यूजुअली जो सेल्स फोर्स होती है, जाहिर है वो दे आर नॉट हाईली क्वालिफाइड, वो एक रीजनेबली इक्विप्ड होते हैं, ट्रेनिंग होती है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। तो विद माय बैकग्राउंड आई वाज एबल टू जनरेट गुड बिजनेस विद दैट आइडिया, जिसमें हम साथ ही साथ पैरेलल कोशिश कर रहे थे कि ठीक है डिजिटली इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रही, लेकिन एटलीस्ट पीपल वर गेटिंग दिस नॉलेज थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स कैसे परफॉर्म कर रही है, और एक ही जगह पर वो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर भी कर सकते थे, उनके रिटर्न्स को, और कंपैरिजन में ये आइडिया लगा सकते थे किस फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दैट वाज द आइडिया। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएंगे, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं वो रियल एस्टेट में करते हैं, और रियल एस्टेट के बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट की तरफ जो है तो वो बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं। जी। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इसमें जो परसेंटेज है वो रिलेटिवली बहुत कम है, कंपेयर अगर हम खास तौर पर करें यूएस मार्केट से। इवन इंडिया से भी अगर हम कंपेयर करें तो मैं नंबर देख रहा था कि परसेंटेज वाइज हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। जी। तो व्हाट डू यू, एक तो ये परसेंटेज अगर आपको पता है तो व्हाट इज़ द परसेंटेज एंड व्हाट इज़ द मेन रीज़न? अच्छा, जैसे कुछ अर्से पहले हमने एनालिसिस किया था, तो जैसे यूएसए, वहाँ पर जो सेविंग टू जीडीपी रेशो है, तो सेविंग वाज ओवर 100% ऑफ जीडीपी इन यूएसए।
ठीक है जी। डिपॉजिट बेस जो था उनका वो ज़्यादा था इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड, ETF एक्सेट्रा। फिर उसके बाद अगर आप यूरोप में आ जाएं तो वहाँ 60-70% है। नेबरिंग इकोनॉमीज़ में इंडिया वगैरह में 5-6%, 7% तक था। पाकिस्तान में इट वॉज हार्डली 1%। पहले तो 2% भी था, लेकिन अब तो 1% के करीब आ गया है। कम क्यों? कम इसलिए हो गया है कि GDP के पेस पर हम सेविंग्स को नहीं कर पाए। उसकी रीज़न मेरे ख्याल में ये है कि लोगों की प्रोपेंसिटी टू सेव कम हो गई है। यानी पहले जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ी है उस उस पेस पे सैलरीज नहीं बढ़ी है। तो अगर आपकी इनकम लेवल उस पेस पे नहीं बढ़ रही जिस पेस पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो लोगों के पास सेविंग का जो पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है, और वो जो एग्जिस्टिंग सेविंग्स है इनफैक्ट वो डिप्लीट हो रही है। दैट्स द मेन रीज़न आई थिंक ये ओवरऑल रेशियो रिड्यूस हुआ है। अच्छा, डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है? दैट्स अ प्राइमरी रीज़न कि अवेयरनेस और एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक और रीज़न जो मैं समझता हूँ विच परटेन्स टू माई सेकेंड इनिशिएटिव बी फाइलर डिजिटल टैक्स फाइलिंग। वी रियलाइज के यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनको ये पता भी है कुछ हद तक कि ये बेनिफिट्स हैं, बट दे स्टिल डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द फॉर्मल इकॉनमी। हमने देखा कि जब ये डिजिटल वॉलेट्स आए, इजी पैसा, जैज़ कैश और बहुत सारे, तो उन्होंने मार्केट में बहुत अच्छी पेनिट्रेशन की। वॉलेट्स के नंबर अगर आप देखेंगे स्टेट बैंक के रिपोर्ट्स में तो ये बहुत पॉजिटिव है, लेकिन उनकी कंटिन्यूटी किस हिसाब से, उसके थ्रू ट्रांजैक्शंस का बेस देखेंगे। यानी जिसको एक कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में पहला स्टेप यही है अकाउंट ओपनिंग, बैंक अकाउंट खुल जाए। तो ऑल दो वो एक प्रॉपर बैंक अकाउंट तो नहीं है, एक डिजिटल वॉलेट है, लेकिन स्टिल वी कैन कॉल इट अ बैंक अकाउंट। उस पर IBAN नंबर आप डिजिटली तो आ गया आप। बिल्कुल आ गए। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल डीपनिंग, कि फिर उसके बाद वो आपकी तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो उसी चैनल से यूज भी हो रही हो, फ्लो भी वहीं से हो रहा हो। ऐसा नहीं हो, ओके। हम अपने वॉलेट में उतने ही पैसे रखते हैं जितने हमें बिल पे करने हैं या किसी को पैसे भिजवाने हैं, लेकिन बाकी जितनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स है वो सीधा कैश में आ रही हो, फिर कैश में स्पेंड हो रही है। तो वो जो टच पॉइंट्स आइडेंटिफाई होने चाहिए थे, ट्रैक होने चाहिए थे, जिससे एक्सेस टू क्रेडिट सही मानों में फ्लरिश होता। क्योंकि नेक्स्ट स्टेज फाइनेंशियल इंक्लूजन का यही है कि आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंटेड ट्रेल है कि आपकी बिजनेस की रेवेन्यू स्ट्रीम कितनी है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितने खर्चे हैं, उसी की बेस पे लेंडर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन भी देंगे ताकि आप बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप अपने बैंकिंग चैनल से तमाम ट्रांजैक्शन को गुजारें। तो चूंकि वो पूरी चीज़ नहीं हो रही है, तो इसीलिए फिर जो दूसरा बैंक अकाउंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो यही होता है फॉर्मल सेक्टर के अंदर, कि जो माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स हैं, माइक्रो इंश्योरेंस है, ये तमाम चीज़ें वहीं से लिंक्ड हैं। कि क्योंकि डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है, लोग फाइलर नहीं है, तो नो बडी इज़ विलिंग टू डिस्क्लोज कि अच्छा जी मैंने ये पैसे सेव करने हैं। तो ज़्यादातर जो लोग थे काफ़ी अरसे तक गवर्नमेंट सेविंग्स में फिर भी चले जाते थे, प्राइस बॉन्ड रखना शुरू कर देते। फिर ऐसा ऐसा गवर्नमेंट ने उस पर भी सख्ती लगाई कि प्राइस बॉन्ड भी जो है वो ओपन नहीं हो सकते, बेरर नहीं हो सकते। तो वो भी ख़त्म हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट ने, ज़ाहिर है इट वॉज इन द राइट डायरेक्शन, बट एट द सेम टाइम आई फील कि ये जो अवेयरनेस वाला पार्ट है, नॉट जस्ट फॉर द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो फॉर फाइलिंग, कि वो वहाँ पर इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि फाइलिंग से राइट अवे आपको कोई नुकसान नहीं। आई थिंक वो जो एजुकेशन है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्लस एज अ सिटीजन जो आपकी कंप्लाइंसेस के बारे में अवेयरनेस है, उस पर इनफ एफर्ट्स नहीं की गई हैं जो होनी चाहिए। सिर्फ हम देखते हैं, इस पिछले साल मैंने वो भी ज़्यादा नहीं देखी, वरना इससे पहले ये था कुछ देखा कि FBR की एड्स आ जाती थी, इश्तहार आ जाते थे, वो भी काफ़ी रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ देयर बजट कंस्ट्रेंट्स आई गेस। वो इनफ उसमें काम नहीं हो सका जो होना चाहिए था, और उसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो टू बी ब्लेम टू सम एक्सटेंट, कि उन्होंने भी इनफ इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं की है, वरना इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि जब हम बोलते हैं ना कि हमारे लोग डिजिटली नहीं आते या पूरी मनी ट्रेल नहीं बनाते, तो उसका रीज़न डोंट यू थिंक कि बहुत सारी हुकूमती पॉलिसीज़ भी इस तरह की हैं, टैक्सेस वगैरह की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक है, फेसबुक पे एड्स आप रन करते हैं तो फेसबुक के ऊपर एड्स के ऊपर 30% टैक्स लगा दिए। जब आप इस तरह के बड़े बड़े टैक्स लगाएंगे तो बंदा फिर कहीं से तो पैसे बचाएगा। तो मैं जितने भी बिजनेस ओनर से बात करता हूँ वो ये कहते हैं कि यार, अगर हम ये हमारा जो प्रॉफिट है वो टैक्स सेविंग ही हमारा प्रॉफिट, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक कि इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सके? अच्छा, यू राइट कि ऐसा ही है कि
कुछ हद तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज डेट्रीमेंटल रही। असल में अगर आप इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इट्स ऑल अबाउट द गैप बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। हम अनफॉर्चुनेटली एज अ नेशन हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हम वैल्यू एडिशन नहीं करते। हम कॉटन की क्रॉप शिप करते थे तो हम कॉटन रॉ कॉटन एक्सपोर्ट कर देते थे, बजाय इसके कि हम कपड़ा बनाते या ब्रांड बना के उसको सेल करते। ठीक है ना? तो यही चीज़ हर जगह पर रही है कि बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन नहीं की, बल्कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया और फिर उसके बाद वही उसी की बनी हुई चीज़ें फिनिश प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की। तो हमारा जो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मिसमैच है ये हमेशा से रहा है। तो वो क्राइसिस इस हद तक बढ़ चुके थे कि गवर्नमेंट को, जैसे आपने मेंशन किया कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स पे भी एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे करना पड़ा, टैक्सेस भी लगाए जाने पड़े, कि वो इनफ नहीं थे कि हम इन चीज़ों को सस्टेन कर सकते। तो जाहिर है कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट ने उस गैप को पूरा करना था। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग, एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज करने में, रीफाइनेंस स्कीम में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को या और दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनको उस तरीके से शायद हम अपनी पॉलिसीज़ को लेके नहीं गए, जिसका फिर सारा का सारा बर्डन जो है इवेंचुअली वो लोअर क्लास पे आया है। और जो लोगों ने टाइमली, आई थिंक इसमें एफबीआर इज ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड, कि उन्होंने हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट्स को टारगेट किया है। यानी सैलरी में भी अगर आप इस दफ़ा भी देखेंगे तो इसी तरह के टैक्सेस इम्पोज किए गए सैलरीड इंडिविजुअल पे जो कि जस्टिफाइड नहीं है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर एक शख्स जो है आज से 2 साल पहले 1 लाख रुपए कमा रहा था, तो वो 1 लाख रुपए में उस बकेट में जो कुछ वो खरीद सकता था, आज 2 साल में तकरीबन मैं समझता हूँ ऑन एन एवरेज 30-35% तक इन्फ्लेशन रही है। तो वो जो 1 लाख में चीज़ आ रही थी वो अब 2 लाख में आ रही है। ठीक है जी। तो पहले जब ये टैक्स के जो ब्रैकेट सेट किए जाते थे उसमें इनिशियली वी स्टार्टेड विद 200,000, फिर उसको 2 लाख को 4 लाख किया गया, फिर 4 लाख को 6 लाख किया गया। अब वो 6 लाख के बाद काफ़ी अरसे से उस 6 लाख को बढ़ाया ही नहीं गया, यानी उसको इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं दी गई। ऑन द कॉन्ट्ररी एफबीआई ने ये किया है कि जो रेट से नीचे वो बढ़ा दिए, उसके स्लैब्स के अंदर रहते हुए स्लैब्स के रेट्स बढ़ा दिए, जिसकी वजह से ये हुआ है कि जो जो टैक्स हमारा बन रहा था, इवन इन सम केसेस 100% तक, एक जो बंदा है जो 6 लाख से लेके लेट से 8 लाख तक की सैलरी ब्रैकेट में, उसका 100% तक टैक्स पड़ गया है। तो ये जस्टिफाइड नहीं है किसी भी तरीके से, और ये सिर्फ और सिर्फ एफबीआई ने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो टैक्स विदहोल्ड करके जमा करा देता है, बजाय इसके अगर गवर्नमेंट की कोशिश ये होती कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, जो जो बिजनेस सेक्टर्स हैं जिनको टैक्स नेट में आना चाहिए, जो कि कुछ अब ये कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन अगेन इनकी जो ग्रास रूट लेवल पे प्रेजेंस है आउटरीच के हवाले से वो उस तरीके से नहीं है कि दुकानदारों से टैक्स कलेक्ट कर सकें। इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम हो रहे हैं उनको टारगेट कर सकें। तो अगर वो कलेक्शन बढ़ाने पे फोकस किया जाता और उनसे कुछ हद तक, अब उतना ज़्यादा उन्होंने टैक्स रेट बढ़ा दिया है ओवरऑल बढ़ाते बढ़ाते, विदाउट फोकसिंग ऑन इंक्लूजन और ग्रोइंग द टैक्स बेस, कि अब वो रेट सस्टेनेबल ही नहीं है। यानी छोटा कारोबार अगर इसमें आना भी चाहे, आई नो फॉर श्योर काफ़ी सारे सेक्टर्स में मेरी बात होती है, वो कहते हैं हम 1-2% के मुनाफे पे तो काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर टैक्स की गुंजाइश बढ़ती ही नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीसेंट इन्फ्लेशन लोग इतने प्राइस सेंसिटिव हो चुके हैं कि अब उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतने मार्जिन पे खरीद सकें। फिर पीपल आर गोइंग फॉर लोअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑल्टरनेट जो लोअर अवेलेबल है। तो बिजनेसेस के लिए यही एक कोशिश रह गई कि जितने लो मार्जिन पे, थिन मार्जिन पे काम कर सकें और उसके अंदर वो टैक्स पे करने में मुश्किल करें। हैविंग सेड दिस, इट डजेंट मीन के टैक्सेस पे करने को बहुत सारा गैप जो है वो अवेयरनेस और एजुकेशन का भी है, कि जो बिजनेसेस कंप्लाइंट होते हैं इवेंचुअली उसमें उनको सेविंग ही होती है। यानी बहुत सारे विदहोल्डिंग टैक्सेस कट रहे हैं लेकिन वो रियलाइज ही नहीं करते। वो जो रियलाइजेशन है अगर वो हो जाती एफबीआर की तरफ से, एटलीस्ट वो हो जाती, तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं होता, इसका इतना बुरा हाल नहीं होता और इस तरीके की सिचुएशन ना होती। तो ये टू वे है, कुछ पॉलिसी का भी इशू है और एजुकेशन का भी इशू है, बट द बर्डन रेस्ट ऑन एफबीआर एंड गवर्नमेंट के वो टाइमली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो टैक्स सिस्टम है, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स जो आपकी इनकम के ऊपर आ जाता है, ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस है, और एक होता है इनडायरेक्ट जो कि मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी ही दे रहा है, ठीक है, हर चीज़ पे। थोड़ी सी मेरे जहन में ना, क्योंकि आपका क्योंकि काम ही यही है, बी फाइलर में आप टैक्सेशन और SEC PF BR
यही आपका डे इन डे आउट है। मुझे ये बताएं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स तो मैं और आप सभी दे रहे हैं, मतलब वो चाहे किसी भी स्टेज का बंदा हो, अपर क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, सब दे रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन क्यों नहीं होती? मतलब क्योंकि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो टैक्स कलेक्शन है, राइट? तो इनडायरेक्ट टैक्स तो हर बंदा ही दे रहा हो, इतनी बड़ी आबादी है, तो वाई दे आर सेइंग कि यार टैक्स कलेक्शन नहीं होती और हमें नुकसान होता है? अच्छा, किसी भी कंट्री में यूजुअली दो तरह के टैक्सेस ही होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स आप एफबीआर में जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स प्रिडोमिनेटली आप पे कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बहुत बड़ा गैप है। यानी कि जो फॉर्मल सेक्टर है, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, वो तो सेल्स टैक्स इन एक्ट में है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट जो होता है वो वैल्यू एडिशन का होता है, कि जो वैल्यू ऐड कर रहा है, एक तो वो उस पर इंक्रीमेंटल टैक्स लगाना, और नंबर टू ये कि हर सेक्टर से वो कलेक्ट करना। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, टोबैको जो है, इसमें जो बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं, प्रॉपर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो दे रही, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो ये सारा काम हो रहा है उस पर किसी भी तरीके का ना टैक्स कलेक्ट हो रहा है ना पे हो रहा है। तो इसी तरह हर सेक्टर में जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, सर रेस्टोरेंट सेक्टर है वो कोई भी नहीं दे रहा होगा। रेस्टोरेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा उसमें हैं ऐसी मेल प्रैक्टिसेस हैं। इसी तरह आम यूज़ की बहुत सारी चीज़ें, जो पैकेज प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है, उसमें है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है उसको पूरा करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और चीज़ बताएं कि इनकम टैक्स लेट सपोज अगर मैं फाइलर बनता हूँ, तो एज एन इंडिविजुअल मेरे पास क्या बेनिफिट्स हैं? मतलब फॉर एग्जांपल मैं तो अगर एक लेमैन हूँ ना, तो मुझे सुनने में आता है फाइलर नहीं बनो, अगर फाइलर बनोगे तो तुम उसमें आ जाओगे रडार में और फिर तुम्हें एफबीआर वाले तंग करेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बिकमिंग अ फाइलर एज एन इंडिविजुअल? अच्छा, इसमें जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए तो इट्स अ नो ब्रेन, क्योंकि जो मैंने जैसे कहा कि जो एम्प्लॉयर होता है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टैक्स काटना है और जमा करा देना। उसमें मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स वर्क इन फॉर्मल सेक्टर, काफ़ी सारे हैं जो इनफॉर्मल हैं, वो तो ज़ाहिर है उस पर नहीं पे हो रहा है। जो बिजनेसेस इनफॉर्मल बिजनेस पे अटैच है उनकी तो नहीं हो रही, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में भी अच्छा खासा हमारा एम्प्लॉय बेस है जिसका टैक्स कट जाता है, और उसके बाद भी वो फाइल नहीं करते। उस केस में इट्स अ नो ब्रेनर, दे शुड फाइल टैक्स रिटर्न। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछें कि किसको फाइल करना चाहिए, तो मेरा आंसर ये होगा कि अगर एक कॉलेज जाने वाला बच्चा है ना, उसको भी फाइल कर देना शुरू कर देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जैसे अब वो बच्चे जो हैं अपने एनआईसी के ऊपर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल कार्ड पे या वो जो डेटा पैकेजेस ले रहे होते हैं, डोंगल्स ले रहे होते हैं इंटरनेट कनेक्शन से, उन सब पे भी विदहोल्डिंग टैक्स लग रहा होता है। तो एक तरह से ये एक हेल्दी हैबिट का हिस्सा है। वो बच्चे आजकल फ्रीलांसिंग भी कर रहे होते हैं, कमा भी रहे हैं थोड़ा बहुत, तो अप टू 600,000 वैसे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो टैक्स कट रहा है वो बचा सकते हैं। और अगर बचा नहीं सकते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं विदहोल्डिंग में कि वो लेवी हो रही हैं, लेकिन नॉन फाइलर्स के केस में ज़्यादा हो रही है। जैसे हमने बात की म्यूचुअल फंड्स की या प्रॉफिट ऑन डेट की, आप छोटे से वॉलेट्स भी खोलते हैं तो उसमें भी डेली प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो प्रॉफिट के ऊपर भी अगर आप नॉन फाइलर हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन बैंक डिपॉजिट सेविंग्स, 35% टैक्स लगता है अगर आप नॉन फाइलर हैं, और अगर फाइलर है तो 15% लग रहा है। इसी तरह अगर आपका बेशक आप ज़्यादा आपकी उस इनकम थ्रेशोल्ड में नहीं आते जिस पे टैक्स लगना शुरू होता है, लेकिन लेट्स से आपका बिजली का बिल है 25,000 पे से ऊपर, अगर आपका बिल आ रहा है और आप जो है फाइलर नहीं है, तो उस पर 7.5% विदहोल्डिंग है। अगर आप फाइलर होंगे, इसमें ये आपने डिस्क्लोज नहीं करना है कि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी आ रही है। अगर आप सिर्फ फाइल कर दें कि जी मेरी इतनी इनकम स्ट्रीम है, उस पर टैक्स नहीं बनता, मैंने नील रिटर्न या नो टैक्स रिटर्न। यानी कि अगर आपका नहीं भी बनता तो आपने फाइलर बनना है। जी, उसकी वजह ये है, एक चीज़ तो थी कि बाय लॉ दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न, बाय लॉ नहीं है। ठीक है जी, इनकम टैक्स के जो थ्रेशोल्ड है उसमें इनकम बेस पे होता है, एसेट बेस पे होता है कि जी आपके पास किसी सर्टन एरिया से ज़्यादा घर है, या 1000 सीसी से ऊपर गाड़ी है, या आपका एनटीएन है, या फिर आप प्रोफेशनल्स हैं लाइक अस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। प्रोफेशनल्स को फाइल करना मस्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सैलरीड इंडिविजुअल जो 6 लाख से नीचे है उसको फाइल करना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह की चीज़ें लगाई गई हैं टैक्स लॉज में जो यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती भी नहीं है, या अदरवाइज़ किसी और इकोनॉमी में नहीं है। फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक का बिल है, आपके मोबाइल बिल के यूजेज के ऊपर टैक्स लग रहा है। आप शादी ब्याह करने जा रहे हैं तो मोबाइल बिल, मोबाइल ये जो हॉल है शादी हॉल, उस पर भी आपको टैक्स पे करना है।
ये सब चीज़ें कहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इनका मकसद ये है कि जो एलीट क्लास है जो वैसे ही टैक्स अवॉइड कर रही है उनसे कलेक्ट कर लिया जाए। जैसे गाड़ी के ऊपर और घर की स्पेशली खरीदो फरोख्त के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टैक्स रेट्स। तो आइडिया इस कि जो लोग इस तरह की ट्रांजैक्शन जो हाई वॉल्यूम की ट्रांजैक्शन अफोर्ड कर सकते हैं, इसका मतलब है कि वो टैक्स भी पे कर रहे होंगे। तो अगर वो पे कर रहे हैं तो ये एडजस्टमेंट ली जा सकती है, और अगर नहीं कर रहे तो ठीक है, वो क्लेम करने भी नहीं आएंगे, लेकिन उनसे ले लो फिर एज अ नॉन फाइल। तो आइडिया ये है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है नीचे वालों पे बहुत ज़्यादा आया है। और जो कॉमन सिटीजन हैं, जैसे कि मैंने कहा, जिनको लीगली दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न, बट इफ दे वांट टू सेव टैक्सेस तो उनको फिर फाइलर बनना चाहिए ताकि वो सेव कर सकें। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि जब आपने क्योंकि दो कंपनी स्टार्ट की तो और दोनों पाकिस्तान में रन की, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट यू फेस और व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि अगर मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि वो ऑडियंस जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है अपने इनिशियल स्टेजेस में, तो उनको एक डायरेक्शन हो गया यार मुझे इन इन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि मैं, ऑब्वियसली बिजनेस करना इज़ अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है, उसमें चैलेंजेस आने ही हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर जर्नी व्हाट डू यू थिंक किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मसले हैं पाकिस्तान में या किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? अगर हम किसी चीज़ को उस सेंस में बनाते हैं जिसमें टारगेट मार्केट पाकिस्तान है, तो जो मैं थोड़ा फील करता हूँ स्पेशली इन द लास्ट 2 ईयर्स, उससे पहले नॉट सो मच, इन द लास्ट 2 ईयर्स इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ गुड रेवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि जो कॉस्ट बेस बढ़ी है और कंपेटिटिवनेस आई है फर्दर, जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, उसकी वजह से रेवेन्यू मार्जिन इतने कम हो गए कि हम पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन एज अ होल, हमारी पर कैपिटा इनकम नीचे आ गई है, तो हमारी स्पेंडिंग पावर कम हो गई है। तो वेस्ट में अगर एक यूज़र जो है वो ऑन एन एवरेज 2 से 3 जोड़ी कपड़े खरीद रहा है, हाइपोथेटिकली इससे ज़्यादा ही खरीद रहा है, हम महीने में 2 से 3 जोड़ी नहीं खरीद रहे। तो अगर हमारी बाइंग पावर कम है तो मार्जिन और वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो उस वजह से बहुत सारे जो डायनेमिक्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारी पॉपुलेशन में अगर नेटफ्लिक्स टाइप का कोई प्रोडक्ट आ जाए और वो पैसे लेना शुरू कर दे, तो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे नेटफ्लिक्स ऑपरेट कर रहा है, हम वो बना भी नहीं सकेंगे और हम उस तरह की प्राइसिंग भी चार्ज नहीं कर सकेंगे। तो वो जब इस तरह के वेंचर्स पाकिस्तान में आते हैं तो वो अपनी प्राइसिंग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल प्राइसिंग में देखते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर फिक्स कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट कर दें तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक चीज़ ऐसी है, जैसे हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, तो वो एडवर्टीजमेंट तो डॉलर टर्म्स में हो रही है, लेकिन सामने जो रेवेन्यू आना है वो रुपीज़ में आना है। तो वहाँ पर जो उसका गैप है वो बहुत ही नैरो हो जाता है, तो वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। हैविंग सेड दिस, पाकिस्तान इज स्टिल फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और अगर हमारे सामने बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने राइड शेयरिंग की बात देखते हैं हम, या एयरबीएनबी की बात देखते हैं, तो यहाँ पर अगर कोई जेन्युइन नीड होती है तो पीपल उसको एम्ब्रेस करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि डिजिटली वॉलेट्स भी खुले, तो जिस हद तक उनकी नीड पूरी हो रही थी उन्होंने बिल यूटिलिटी पेमेंट्स के लिए यूज़ किया है। पीपल आर नॉट अगेंस्ट इट, लोग फेसबुक भी यूज़ कर रहे हैं और फेसबुक में एड्स भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी एक्सेप्टेंस होती है डिजिटल प्रोडक्ट्स की। इट्स जस्ट कि आपको अपना राइट मार्केट फिट देखते हुए अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, एंड इफ़ पॉसिबल थिंक ग्लोबल। ये जो टाइम्स आर चेंजिंग और ग्लोबलाइजेशन इज़ द की। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो कोई इस तरह का कोई भी स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, बी इट डिजिटल बी इट नॉन डिजिटल, द टारगेट शुड बी टू गो ग्लोबल। आज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, कोशिश करें कल पाकिस्तान से बाहर भी अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकें। लेट्स से अगर प्रोडक्ट बेस्ड, प्रोडक्ट ड्रिवन काम है तो अमेजोन के थ्रू ग्लोबली एक्सपेंड करें। अगर डिजिटल प्रोडक्ट है दे शुड बी एबल टू सेल टू बिजनेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे आप कर सकते हैं, एंड सेम गोज फॉर बी फाइलर एज वेल। हमने वी स्टार्टेड विद डिजिटल टैक्स फाइलिंग इन पाकिस्तान, वी पिवटेड, वी रियलाइज कि एक अच्छा रेवेन्यू बेस हम अर्न कर सकते हैं थ्रू सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नॉट जस्ट हेल्पिंग कंपनीज इन businesses and forming companies in Pakistan but in USA as well. So that's how we pivoted, कि वहाँ पर एक अच्छा मार्जिन हम ग्रैब कर सकते सो हैं। बिजनेसेस जो पाकिस्तान में हैं, वो यूएस में अपना बिजनेस अगर बिजनेस खोल भी सकते हैं, इसी नॉट जस्ट पाकिस्तानीज बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके तो वी कैन हेल्प देम इन फॉर्मिंग कंपनीज इन यूएसए, वहाँ की ऑन गोइंग टैक्स कंप्लाइंसेज हैं, स्टेट कंप्लाइंसेज हैं। सो वन शुड थिंक ग्लोबल। माई एडवाइस टू न्यू स्टार्टअप्स विल बी टू थिंक ग्लोबल, नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ टू पाकिस्तान। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि मेरी भी अपनी कंपनी रजिस्टर की थी मैंने यूएस में ना, फर्स्ट बेस के नाम से, और बहुत सारे इंटरनेशनल स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने
फॉर्मेशन इन यूएस कंपनी का वो दिया। फॉर्मेशन इज इजी टास्क इन यूएस, मतलब पाकिस्तान में मुझे अगर कंपनी रजिस्टर करनी है ना, इट्स मच मोर डिफिकल्ट दैन आई स्टार्ट अ कंपनी इन यूएस, ठीक है। लेकिन यूएस के अंदर कंपनी फॉर्मेशन के बाद एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना ज़्यादा, वो उसकी टैक्सेशन वाला मसला ज़्यादा आता है। मतलब ऐसी सर्विस कंपनीज कम है जो टैक्स फाइलिंग में आपको हेल्प करें या गाइडेंस है। तो एज अ बी फाइलर आप ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं या सिर्फ फॉर्मेशन करके बोलते हैं? बी फाइलर जो है, चूंकि हमारे कोर में टैक्स फाइलिंग है, तो हम ना सिर्फ फॉर्मेशन करके देते हैं बल्कि उसकी स्टेट कंप्लाइंसेस जो होती हैं वो भी, और टैक्स कंप्लाइंस यानी एनुअली उसकी फाइलिंग करनी हो। कुछ केसेस में कुछ लीगल स्ट्रक्चर्स जैसे एलएलसी होती है और सी कॉर्प, तो एलएलसी के केस में हम उनकी इंडिविजुअल्स की भी टैक्स फाइलिंग करनी होती है इवेंचुअली, वो भी करते हैं, और कॉर्पोरेट्स की भी टैक्स फाइलिंग करते हैं। तो आपका इस टाइम पे अगर मैं बात करूं बी फाइलर का ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे है, इंटरनेशनल या लोकल टैक्स फाइलिंग? हमारा फोकस बी फाइलर का जो है वो, अगर सीजन में बात करें जो टैक्स सीजन है इस वक्त जुलाई से सितंबर, वो प्योरली डिजिटल टैक्स फाइलिंग ही होता है। लेकिन ऑफ सीजन में बिकॉज द प्रेशर इज नॉट देयर, तो वी फोकस ऑन द रेवेन्यू, जो प्रीमियम सर्विसेज हमारी हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि जब आपने बी फाइलर स्टार्ट किया होगा तो ऑब्वियसली आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें होंगी कि यार लोगों को ये मसले होंगे और मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब ऑब्वियसली आप स्टार्ट करते हैं तो देन यू रियलाइज़ कि यार ये तो मैं सोच रहा था लेकिन ये वाले प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इस तरह के कोई इंटरेस्टिंग यूज़ केसेस आपने देखे जो लोग आपने नहीं सोचे थे लेकिन आपको सामने नजर आए? जो मसले लोगों के उस हद तक थे जो हमने एंटिसिपेट किए वो तो थे ही। जो सबसे बड़ा मसला जो हमने एंटिसिपेट किया था ऑफ कोर्स, लेकिन वो यही है कि वी थॉट कि हम वी कुड कन्विंस पीपल, और कन्विंस पीपल इन द सेंस के अगर आप जोड़िया बाजार चले जाएं और उनको आप कह दें जी टैक्स फाइल कर लो, तो नो बडी वुड बी विलिंग टू डू दैट। ठीक है जी, कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज जो एक चैलेंज जो पाकिस्तान में, मैंने कहा ना, ये तमाम, न सिर्फ इट्स नॉट स्पेसिफिक टू बी फाइलर, बट ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर इन द स्पेस ऑफ प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, चाहे वो डिजिटल सेविंग्स हो, डिजिटल इंश्योरेंस हो, डिजिटल लैंडिंग हो, इन सब का एक ही इशू है कि वो फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। तो जब आप कोई हिस्सा ही नहीं बनना चाहता हो तो उसको आप फाइलर कैसे बनाएंगे? स्टिल लॉट ऑफ पीपल कम टू अस फॉर क्रिएटिव सॉल्यूशंस, एंड देन व्हेन वी टेल देम कि जी आपका टैक्स का इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा, बल्कि इनफैक्ट शायद ना ही आए क्योंकि उनका एट सोर्स कट रहा होता है, देन दे फील ओके अबाउट इट। बट अगेन वो आउटरीच, there's so much that you can do, और फिजिकल आउटरीच, और प्लस जो एक चैलेंज जो मैं समझता हूँ रहेगा हमेशा कि अंग्रेजी में एक मुहावरा है जिसको कहते हैं व्हेन यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज। तो हम अपने आप को उन कंसल्टेंट्स के साथ नहीं इक्वेट कर सकते जो मार्केट में हैं तो सही लेकिन प्रोफेशनली क्वालिफाइड या कॉम्पिटेंट नहीं है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल फॉर अ सर्टेन फी इनको अपनी सर्विसेज देते हैं और एक दूसरा बंदा कहता है मैं यही काम इतने में कर दूंगा, तो हम उससे तो नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि वो फिर बाद में आपका केस खराब हो जाए, आपको नोटिस आए, दैट्स हाउ दे मेक मनी। तो ये एक चैलेंज है, लेकिन अदरवाइज देयर इज नथिंग एल्स, क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग बी फाइलर वी एक्चुअली कंडक्टेड सर्वेज और थोड़ा सा लोगों की नीड्स को असेस करके ही हमने उसको डिज़ाइन किया था। तो देवर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी रियलाइज, प्रोडक्ट रोल आउट करते हैं, यूज़र इंटरफेस जर्नी, उसके वजह से काफ़ी फीडबैक मिला जिसको हमने इंकॉर्पोरेट किया। बट जनरल नीड्स के पॉइंट से इट्स वेरी, आई फील, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर रहा है, मुझे थोड़ा सा पीआई इन्वेस्टमेंट का अपने एक्सपीरियंस पे डिलाइट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं, और थोड़ा सा ये बताएं कि अभी आजकल पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि बंदा ग्रेजुएट करता है और वो उसे अपना स्टार्टअप करना होता है। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? I'll start with Deloitte. I was fortunate enough to work with a firm that has global presence. जो सबसे बड़ा difference that I feel made a difference was the set of processes, SOPs that were there in Deloitte. जो methodology होती है audit की, जो processes होते हैं, एक structured approach होती है, documentation होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें they go a long way. तो वो जो उस प्रोसेस के अंदर रहते हुए हमारी, और जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जिस तरीके से आप काम करते हैं, वो दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो हम टिपिकल किसी भी अकाउंटिंग फर्म के अंदर अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है कि आप वो सीख सकें, क्योंकि जब आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ, डिसिप्लिन के साथ, और जो टाइम टेस्टेड नॉलेज को जब आप डॉक्यूमेंट करके प्रोसेसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसका कोई फिर रिप्लेसमेंट नहीं होता। ये वो उनकी ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड नॉलेज होती है जिसको उन्होंने पेपर पे डॉक्यूमेंट किया है।
और फिर वो प्रोसेसेस की फॉर्म में, एसओपीज की फॉर्म में हम हमारे पास आती हैं और फिर उसको फॉलो किया जाता है। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, जो कि ऑफ कोर्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स थे। जो डिलॉयट के किसी भी मुल्क में जाएं तो आपको वही स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होती हैं। एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस आई वाज आल्सो सेकेंडेड टू डिलॉयट दुबई, और वहाँ पर भी हमने जाकर सही, द ओनली रीज़न दैट वी वर सेकेंडेड वाज दैट वी वर फेमिलियर विद द ऑडिट मेथोडोलॉजी। तो वो एक हमारे लिए बड़ा एक पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस था। लेकिन उसमें हमारा जो एक डिफरेंस जो पाकिस्तान और अक्रॉस द वर्ल्ड जो मैं कहूँगा, वो यही है कि वहाँ पर टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, टाइम की वैल्यू को। तो यहाँ पर अगर हम चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो ऑडिट में अगर डिलेज भी आ रहे हैं तो उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, या प्रोफेशनल्स अपने टाइम की खुद भी उतनी कदर नहीं करते जितनी करनी चाहिए। लेकिन चूँकि वहाँ पर दे मीन बिजनेस, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम सेंसिटिव होते हैं कि आपने कितने घंटे किस क्लाइंट पे लगाए, उसके बिलेबल्स क्या हैं, किस तरीके से आपने उसको रिपोर्ट किया है, और फिर अकॉर्डिंगली आपकी इवैल्यूएशन भी इसी चीज़ पे होती है कि अगर आपने एक जॉब पे 10 घंटे लगाने थे और अगर 20 घंटे लगा दिए तो दिस विल गो अगेंस्ट यू। तो ईदर बी सीरियस, या फिर दूसरा रास्ता ये होता है कि आप कम आवर्स रिपोर्ट करें, विच इज़ नॉट राइट। उसमें फिर आपका ही नुकसान है कि आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो फिर यू सबकॉन्शियसली यू पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ टू डू बेटर, और वो आपको बेहतर से बेहतर बनाता है कि आप कम आवर्स में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में। तो हमारे यहाँ अगर एक कल्चर देखा जाए कि आपका सुबह आने का भी फर्म्स के अंदर कोई ख़ास वो नहीं होता है, थोड़ा लेट भी आते हैं। और दूसरी बात ये कि एक एक्सपेक्टेशन होती है जनरली कि जी ये लेट बैठा है तो ये ज़्यादा मेहनती है, तो मैनेजर भी उसको उसी तरीके से एवेल्यूएट करता है कि जो ज़्यादा लेट बैठा है वो हार्ड वर्कर है। उस कल्चर ने हमें बहुत डैमेज किया है कि हम ट्रू सेंस में अपना टाइम ही एलोकेट नहीं करते। वैसे अदरवाइज इतना टाइम वेस्ट कर देंगे क्योंकि पता है कि जी लेट बैठेंगे तो ही मैनेजर को जो है एक्सेप्टेबल होंगे, तो फिर वो सुबह आने पे भी इतना खास कीन नहीं होते हैं, और फिर ड्यूरिंग द डे आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी इतना फोकस होता है। दैट इज़ समथिंग दैट आई लर्न हेयर इन डेलॉयट इन पाकिस्तान, या पूरे ओवरऑल कल्चर की बात करें वर्सेस वर्किंग इन दुबई। जो पीआई इन्वेस्टमेंट्स में हमने जो काम किया उसमें भी अगेन ये तो एक बहुत ही सिमिलर सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि वहाँ पर लोग दे मीन बिजनेस, वो सुबह अगर उनका ऑफिस का टाइम 9 बजे है तो वो 7 बजे या 8 बजे आ जाएंगे, और उसके बाद वो टाइम पे 5-6 बजे तक वापस निकल भी जाएंगे। और फिर उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो इस्लामिक प्रीचिंग है, उससे ज़्यादा अलाइंड है कि सुबह उठते हैं, शाम को जल्दी खाना खा के सो भी जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो और उधर है वो वही है कि टेक्नोलॉजी की वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया है। हम बहुत सारे काम, क्योंकि एक तो अगेन हमारे यहाँ चूँकि कॉस्ट बेस बहुत कम होता है, सैलरी बेस, हमें 15-20 हज़ार में जो बंदा मिल जाएगा उससे हम बहुत कुछ काम करवा सकते हैं, या 30-35 हज़ार में भी। अब 30-35 हज़ार का मतलब है $100, $120। $120 की बजाय वहाँ पर चूंकि रिसोर्स उनको इन अ मंथ $2,500 या इवन $5,000 का पड़ता है, तो दे प्रेफर यूजिंग टेक्नोलॉजी अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए और अपने काम में एफिशिएंसी लाने के लिए। तो दे रिलाई ऑन सॉफ्टवेयर, दैट्स व्हाई द एडॉप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इज मोर इन यूएसए। और इसीलिए हमारे जो आईटी कंपनी है उनका फोकस भी यूएसए होता है, क्योंकि वहाँ से उनका पे बैक अच्छा होता है। दे आर विलिंग टू पे फॉर टेक्नोलॉजी बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट। हम $1,000-2,000 अगर किसी ऑन गोइंग काम के मांगेंगे तो यहाँ की फर्म के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पर दे विल बी हैप्पी टू पे अगर वो $1-2,000 जो है उनके 3-4 लोगों का काम बचा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, क्योंकि $2-3 हज़ार में मैं 3-4 लोग हायर कर सकता हूँ। तो वो जो कल्चर है उसकी वजह से इस तरह से एक सर्कमस्टेंशियली कह लें, और ओवर द पीरियड हमारी जो एजुकेशन लेवल है वो उस लेवल का नहीं है। तो जो क्रीम था हमारा, वो जो हम उनको टैलेंट को रिटेन भी नहीं कर सके, तो फिर ओवरऑल जो हमारी ट्रेजेक्ट्री वो डाउनवर्ड्स ही गई। और ये आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रीज़न कि जो हमारे वर्क एथिक्स हैं वो भी ख़राब हुए हैं, क्योंकि हमने अच्छे टैलेंट को हम रिटेन भी नहीं कर पाए, अट्रैक्ट भी नहीं कर पाए। और बिकॉज ऑफ द कॉस्ट स्पेस एज वेल हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते। प्लस जो ओवरऑल अब उसके साथ साथ जो वर्क एथिक्स और जिस तरीके से जो हालात हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, तो वो उसने और ज़्यादा इसको चीज़ों को ख़राब किया है। अच्छा, अब आप अपनी कंपनी रन कर रहे हैं माशाल्लाह से, सेकंड वेंचर है आपका, तो उसमें आप जो कल्चर है कंपनी का वो किस तरह से मेंटेन करते हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने ओवरऑल बताया ना कि यहाँ पे एक हैबिट बनी हुई है, क्योंकि आपके पास जो आ रहा है वो पिछली कंपनी से वही हैबिट्स लेके आ रहा है, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि यार
मेरी कंपनी में एसओपी या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसा चल रही होती चीज़ वैसे चले, या अदर वे अराउंड हो गया, आपने बोला जैसे चल रहा है मैं ऐसे चलता हूँ। हाँ देखिए 100% तो कंप्लाइंस हो ही नहीं सकती, वो ये क्रिएचर ऑफ हैबिट, हैबिट चेंज करना बड़ी मुश्किल होती है। एक चीज़ जो एटलीस्ट डिजिटल टैक्स फाइलिंग में हम कोशिश करते हैं, वी हायर फ्रेश ग्रेजुएट्स जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, और उनको फिर हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का डीएनए है उसके मुताबिक ट्यून करने की कोशिश करते हैं। एक जैसे मैंने कहा कि हम डेलॉयट में बहुत ज़्यादा प्रोसेस ड्रिवन थे, तो फ्रॉम द डे वन हमने यहाँ पर प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, पॉलिसीज़ का, प्रोसेस का, जो भी चीज़ है वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही मैनेज हो रही है। तो उसकी जो ट्रैकिंग है वो डैशबोर्ड पे हमें नज़र आ रही होती है कि इस यूज़र की प्रोडक्टिविटी ये है या इसके पास ये टास्क पेंडिंग है। तो पहले तो हमने जब बी फाइलर को डेवलप किया था तो वो फ्रंट एंड उसका था जो यूज़र को नज़र आता था, लेकिन ओवर द ईयर्स हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इस प्रोसेस की ऑटोमेशन के लिए कि आप किस तरीके से सीआरएम जो होता है, आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है क्लाइंट की, उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, आपकी जो टीम को जो टास्क असाइन हो रहे हैं उसको कैसे हो रहा है, आपकी जो क्लाइंट की कम्युनिकेशन है उसमें कैसे ऑटोमेशन लानी है। तो दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग सिंस आवर कमेंसमेंट ऑफ जर्नी, कि उनको किसी किसी तरीके से लाते रहें। तो वो जो बच्चे जो हमारे पास सीख के जा रहे होते हैं वो, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बड़ी से बड़ी फर्म जो है ना पाकिस्तान में, बड़ी से बड़ी फर्म 300 से 400 रिटर्न करती है, ठीक है जी। वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना कि जब आप अपने आप को ट्यून उस तरीके से करते हैं तो फिर आप उसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि मुझे उस लेवल पे डिलीवर करना है। अगर आपके आसपास सब एक पर्टिकुलर स्पीड पे भाग रहे हैं तो आप फिर उसी स्पीड पे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास एक सीज़न के अंदर एक ट्रेनी जो अच्छा सीज़न ट्रेनी होता है वो 1000 केसेस डील करता है सिर्फ एक सीज़न के अंदर, ठीक है जी। जबकि एक फर्म में मैंने कहा वो 300-400 करते हैं टोटल फर्म मिलाकर। तो ये अप्रोच का फ़र्क होता है कि उनके पास इस तरह के सिस्टमेटिकली आ रहा होता है कि एक केस असाइन हुआ, उसने फ़ौरन फ़ौरन उसके केस को रिव्यू किया, अगर कोई चीज़ें हैं तो क्लाइंट को कह दिया जी आप ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो आपका केस आगे बढ़ेगा, देन ही मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट केस। ऐसा नहीं कि वो वेट कर रहा है कि नहीं जी सर ये दे दें, कल तक दे दें तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका तो फिर मैं शुरू करूँगा, वो ऐसा नहीं है। वो उसके पास लाइन से केसेस लगे हुए हैं, 10-12 केसेस हैं पाइपलाइन में, वो फ़ौरन फ़ौरन कहेगा। अगर उसका एक टाइमली कोई रिस्पांस नहीं आता तो वी हैव अ प्रोसेस कि उसको हाईलाइट कर दिया क्लाइंट को कि जी आप ये कर दें वरना आपका क्यू में से केस निकल जाएगा, फिर यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर। तो इस तरीके से प्रोसेस इस तरह बनाए हुए हैं कि क्लाइंट पे भी प्रेशर रहता है कि जी अगर आपने नहीं किया देन यू विल लूज द चांस टू व्हेन यू कम बैक आफ्टर अ वाइल, तो आपको फिर प्रायोरिटी में नीचे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रोसेस बनाए और यूज़र को भी पता है, जो कंसल्टेंट है उसको भी पता है कि मुझे इतने केसेस फाइल करने हैं दिन में, ताकि मेरे पास पाइल अप ना होते जाए। तो वो पूरी कोशिश करता है कि थ्रू क्लोज फॉलोअप्स, वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने इस तरह के बनाए कि जिसके थ्रू फॉलोअप भी काफ़ी हद तक एफिशिएंट हो जाता है। फिर इसी तरह टेक्स्ट प्रिपरेशन में जो सॉफ्टवेयर है वो इटसेल्फ प्रिपेयर कर देता है। तो वो जो काम एक फर्म में एक सीनियर कंसल्टेंट कर रहा है कि जिसकी वर्किंग को चेक करना, वी डोंट नीड टू डू दैट, वी हैव आर सिस्टम टू डू दैट, जिस पे एक दफ़ा हमने इन्वेस्टमेंट की है सॉफ्टवेयर के ऊपर कि वो टैक्स लॉस के मुताबिक जब आप उसमें डाटा डालते हैं तो वो खुद टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करता है, कैलकुलेशन करता है। Then it becomes very easy for us to file the return in FBR software. So that's how you use the technology, and that's how technology companies make a difference. But of course, इन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए you need certain volume, and that's how the fintechs make money. They bank on exponential growth. That's how they are valued. What do you think? What will be the B file in next 10 years? I'll not go to the extent of 10 years, but inshallah, it's already alhamdulillah a household name. एंड जस्ट सो टू स्पीक, हम इस वक्त पाकिस्तान के दो बड़े बैंक्स HBL और बैंक अल्फला दोनों की मोबाइल ऐप्स के अंदर प्रेजेंट हैं, यानी उनके यूज़र्स अपनी बैंकिंग ऐप्स को यूज़ करते हुए टैक्स फाइल कर सकते हैं। एज वी स्पीक वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग विद 3 अदर बैंक्स। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट सीजन यू विल सी कि हम वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक, वन ऑफ देम, उसमें भी हम होंगे इंशाल्लाह। So the idea is that it will be a household name and it will be the go-to sort of approach for everyone. कि जी अगर file करना है, the next thing that comes to your mind will be B-file. And besides that, as I mentioned earlier, that we are planning to scale our services in other verticals, ताकि globally हम जो expertise build की है पाकिस्तान में foreign exports को भी लेकर आएँ, remittances लेकर आएँ, through working जो हमने expertise build की है, जो processes, जो systems build किए हैं, उसका बेनिफिट लेकर ग्लोबली सर्व करें
और वो रेवेन्यू जो है पाकिस्तान में लेकर आए। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, बहुत सारी लर्निंग हुई। फाइनल वर्ड्स फॉर द फाउंडर्स जो या बिजनेस ओनर जो अपना कंपनी बनाना चाह रहे हैं, खासतौर पे टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर देम? एक सवाल जो आपने पहले पूछा था और शायद मैं एड्रेस नहीं कर सका, कि वो जो हर ग्रेजुएट फॉरेन बिजनेस Yes. स्टार्ट करना चाहता है, तो फिर अगेन मेरा जो रिकमेंडेशन हमेशा होती है वो यही होती है कि गेन सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एट टाइम्स यू नीड दैट टू अंडरस्टैंड के इट्स नॉट दैट इजी। एक चीज़ होती है प्रोडक्ट की नॉलेज या किसी पर्टिकुलर बिजनेस में उसका जर्नी होता है, लेकिन जो बहुत बड़ा जो एक मैं समझता हूँ आपकी लर्निंग होती है ना, वो होती है कम्युनिकेशन की, योर सोशल स्किल्स। वो जो आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, यू लर्न टू डील विद पीपल, कि जी इट्स नॉट एज इफ यू आर डीलिंग विद योर कॉलेज ग्रेजुएट्स हु आर ऑफ द सेम एज। इन ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू डील विद डिफरेंट पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट फिल्टर्स। तो वो तमाम चीज़ों के साथ जब आप काम करना सीखते हैं तो फिर आपका माइंड थोड़ा सा और ओपन अप होता है, एंड दिस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गिव्स यू अ लॉट टू थिंक अबाउट, और वो आपको ऐड करता है। तो वो एक चीज़ जो मैं फील करता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है कि दे शुड हैव सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज वेल ऑफ द वर्ल्ड बिफोर दे स्टार्ट देयर बिजनेस। नॉट एवरी वन इज़ मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। नंबर टू, परसिवरेंस, यानी आपके पास हर चीज़ है, एटीट्यूड भी है, कॉम्पिटेंस भी है, हर चीज़ है, बट जो इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं उसमें थोड़ी सी परसिवरेंस चाहिए होती है। हम अक्सर वो एग्जांपल देते हैं, वो जो बैम्बू ट्री होता है वो बहुत अरसे तक जो है ना वो ज़मीन के अंदर ग्रो करता है, और कंपेयर टू अदर प्लांट जो आपको दिखना शुरू हो जाते हैं, वो आप कहते हैं यार ये तो इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है, बट वंस इट स्टार्ट्स ग्रोइंग तो फिर उसके बाद उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से वही बढ़ता है। तो जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे आप, उसमें आप फाउंडेशन कोर इश्यूज़ को समझ के और उसमें टाइम लगाएंगे, उसमें परसेवरेंस भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, कि ये नहीं है कि ओवरनाइट कोई चीज़ सक्सेस हो जाएगी। तो पेशेंस के साथ समझते हुए जब आप सारी चीज़ें डेवलप करते हैं, उसमें हमेशा जितनी बिल्डिंग आपने ऊपर ले जानी है ना, उतनी फाउंडेशन आपने गहरी डालनी। तो जब आप ज़्यादा टाइम उस पे लगाएंगे समझने में और उसकी फाउंडेशन बिल्ड करने में, तो इंशाल्लाह यू विल सी बेटर रिजल्ट्स। थैंक यू वेरी मच अकबर साहब फॉर योर टाइम, इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन, और हमारी ऑडियंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग हुई होगी, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात की, और स्पेशली हमारे खास तौर पे जो लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी लर्निंग है कि किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और फिर उसके बाद अपने बिज़नेस में भी पिवटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बहुत सारे मैं बिज़नेस ओनर से जब मैं बात करता हूँ तो वो स्टिक हो जाते हैं एक चीज़ के ऊपर, और वो अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रखते कि चीज़ को ग्रो कर सकें। तो यहाँ पे इनकी जर्नी से हमने ये बड़ी अच्छी चीज़ सीखी कि किस तरह से अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, मोल्ड होना है वक्त के साथ, ताकि आप अपनी सर्कमटेंसेस को देखते हुए अपने आप को ग्रो कर सकें। तो इस तरह के पॉडकास्ट को और ज़्यादा देखने के लिए इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी बिजनेस नॉलेज मिले, और फाइलर ज़रूर बने, क्योंकि इस फाइलर बनने में ओवरऑल पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म पे फ़ायदा है। तो इंडिविजुअली हम शॉर्ट टर्म देखते हैं, हम इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर सोचें तो अगर जितनी ज़्यादा डिजिटल इंक्लूजन होगी, जितनी ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आएंगे, उतना तेज़ी से पाकिस्तान ग्रो होगा, और हम आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को एज अ डेवलप नेशन के तौर पे देख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।